A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. पहले बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर का जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा मकसद है, वो क्या है जी? आज हमने एक्सरसाइज जो है उसे समझना। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं हम लोग। तो उजरे वाला ये एक्सरसाइज आप सबके सामने खुली हुई है। टिक द करेक्ट आंसर, जो सही जवाब है उसके ऊपर आपने ये टिक का निशान लगाना है। क्लियर है जी? किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, बात अब गौर से सुनते जाएं। टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मशरूम्स बिलोंग? मशरूम्स याद है, खुम्बियाँ। तो खुम्बियाँ किससे बिलोंग करती हैं? वायरसेस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फंजाई से? तो ये फंजाई से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उजरे वाला। व्हाट इज द कॉज ऑफ पोलियो डिजीज? व्हाट इज क्या है कॉज, वजह ऑफ द पोलियो, पोलियो की डिजीज, बीमारी। पोलियो की जो बीमारी है उसकी वजह कौन है? प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस? तो वायरस से बीमारी फैलती है। अब तीसरा सवाल है, पेंसिलियम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप? पेंसिलियम किस ग्रुप की एग्जांपल है? प्रोटोजोआ की, बैक्टीरिया की, वायरस की या फंजाई की? तो बेटा फंजाई की एग्जांपल है। सबसे पहले इसी से जो एंटीबायोटिक तैयार हुई थी, पेंसिलिन, वो इसी से तैयार हुई थी। Which one of the following contaminates food? Which of the following, which कौन of the following दरज़ैल में से contaminates, आलूदा कर देता है फूड, खुराक को? मॉइस्चर, नमी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खुर्दबीनी जानदार, हवा। एयर का मतलब होता है हवा, हीट का मतलब हरारत। तो असल में जो खुराक को कंटामिनेट करते हैं वो कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। Which one of the following is not a microorganism? Which one, कौन एक of the following में से, दरअसल में से, इज नॉट नहीं है ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या आंट? चूंटी काफी बड़ी होती है ना, आपसे नजर आती है, नहीं आती? सो राइट शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, शॉर्ट आंसर्स आपने लिख के देने हैं। व्हाट इज ए पैथोजन? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीजेस इन अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वो खुर्दबीनी जानदार है, दैट कॉज, जो पैदा करते हैं, डिजीजेस, बीमारियां, इन अदर, इनका मतलब में, अदर, दूसरे, ऑर्गेनिजम्स, जानदारों में, आर कॉल्ड कहलाते हैं पैथोजेंस। ठीक है जी, इन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। एक तो पहला सवाल था व्हाट इज ए पैथोजन? पैथोजन होता क्या है? दूसरा सवाल है हाउ डज इट इंटर्स द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म? हाउ डज, कैसे, इट इंटर्स, ये दाखिल होता है, बॉडीज, इजसाम में, आप ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के। तो पैथोजेंस कितने तरीकों से? 5 तरीकों से जानदारों के जिस्म में दाखिल होते हैं। द 5 मेन वेज फॉर द ट्रांसमिशन एंड एंट्रेंस। द 5 मेन, 5 का मतलब 5, मेन का मतलब बड़े, वेज का मतलब तरीके या मेथड्स, फॉर द ट्रांसमिशन, इंतकाल के लिए, एंड एंट्रेंस, और दाखिले के लिए। और किसके लिए? दाखिले के लिए ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस के, टू द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, टू द बॉडीज ऑफ अदर, अदर का मतलब दूसरे, ऑर्गेनिज्म, जानदार। तो दूसरे जानदारों के जिस्म में दाखिल होने और उन तक मुंतकिल होने के जो 5 बड़े तरीके हैं वो ये हैं कि पैथोजेंस 5 बड़े तरीकों से या 5 तरीकों से दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में दाखिल होता है। पहला हवा के जरिए से, जैसे आजकल कोरोना वायरस आ रहा है। वाटर के जरिए से, हैजे के जरासीम जो है। फूड के जरिए से, एनिमल, जैसे मॉस्किटो जो है वो काटता है, एक से बीमारी लेके दूसरे में मुंतकिल कर देता है। और 5वां क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए से, जैसे कोरोना वायरस में हो रहा है आजकल। ऐसा है ही नहीं है, जिस चीज को मरीज छू दे वो दूसरा आगे छुएगा तो उसको भी बीमारी लग जाएगी। क्लियर हुआ?
तो ये पहला सवाल है आपका जो मैंने आपको समझा भी दिया और उसका जवाब भी दे दिया। दूसरा सवाल है व्हाई आर सम बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड डीकंपोजर्स। व्हाई क्यों आर सम का मतलब कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई और फंजाई आर कॉल्ड कहलाते हैं डीकंपोजर्स, क्योंकि बेटा वो डीकंपोजिशन करते हैं। क्या करते हैं? सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई, सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डीकंपोजर्स बिकॉज क्योंकि दे ब्रेक डाउन वो तोड़ देते हैं। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई आर कॉल्ड डीकंपोजर्स, वो डीकंपोजर्स कहलाते हैं बिकॉज क्योंकि दे ब्रेक डाउन वो तोड़ फोड़ देते हैं द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हयातियाती मॉलिक्यूल्स को, ऑफ फूड खुराक के, एंड डेड बॉडीज और जो मुर्दा अजसाम है, इनटू सिंपल कंपोनेंट, सादा अज्जा में। और डीकंपोजर्स का यही काम होता है कि ये पेचीदा मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सादा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके माहौल का हिस्सा बना देते हैं और माहौल को साफ कर देते हैं। सो देयरफॉर दे आर सेड टू बी द डीकंपोजर्स। प्रॉब्लम किसी को? ये डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आपको बता दूंगा डीकंपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड एंड डेड बॉडीज इनटू सिंपल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। द ब्रेकडाउन, तोड़ फोड़, गलना सड़ना किनका? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फूड खुराक के, एंड डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और जो मुर्दा इस्लाम में जानदारों के, उनका इनटू सिंपल कंपोनेंट, सादा अज्जा में टूट जाना, ठीक है ना, इस कॉल्ड कहलाता है डीकंपोजिशन। इसे हम गलने सड़ने का अमल कहते हैं। अब उसके बाद बेटा तीसरा सवाल है जी आपका। तीसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है जी? राइट डाउन टू बेनिफिट्स या राइट टू बेनिफिट्स एंड टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। राइट का मतलब लिखिए, टू का मतलब दो, बेनिफिट्स का मतलब फायदे, एंड फिर टू का मतलब दो, हार्मफुल का मतलब नुकसानदेह, इफेक्ट्स का मतलब असरात आप बैक्टीरिया के। तो दो फायदे लिखेंगे, दो नुकसानात लिखेंगे। मैंने हेडिंग दे दिया बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट। बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं क्या बनाने में? दही बनाने में, योगर्ट। और खाते हो दही? दूसरा क्या है? बैक्टीरिया इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये जमीन की जरखेजी को बढ़ाता है। डीकंपोजर है ना। तो क्या करते हो जब तुम गोबर फेंकते हो, ये गोबर को क्या करते हैं? डीकंपोज करते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की जरखेजी में इजाफा होता है। मिट्टी की जरखेजी में इजाफा होता है और फिर फसल अच्छी होती है। ठीक हो गया। हार्म्स, नुकसानात आप बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया काज निमोनिया, आप टाइफाइड भी कह सकते हो, आप कोलेरा भी कह सकते हो। तो पहला मैंने लिखा निमोनिया पैदा करता है। दूसरा बैक्टीरिया काज टाइफाइड, बैक्टीरिया जो है ये टाइफाइड भी पैदा करते हैं। तो दो हार्म्स हमने इसके बता दिए। प्रॉब्लम किसी को? हाउ डज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सुन रहे हो? बुक से भी दिखा दूंगा आपको। चौथा सवाल है हाउ डज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यीस्ट वर्क टू सॉफ्टन एंड राइस डो ऑफ द फ्लोर। सुन रहे हो? ये जो हाउ डज किस तरह आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खुर्दबिनी जानदार यीस्ट है, वर्क काम करता है टू सॉफ्टन, नरम बनाने में, एंड राइस और फुलाने में। आटा फूलता नहीं, भूलता, हाँ, फुलाने में, डो आटे को, आप फ्लोर। सुन रहे हो मेरी बात? में गूंदा हुआ जो आटा होता है ना, उसको फैलाने में ये हमारी मदद कैसे करता है। तो जवाब बड़ा खूबसूरत मैं आपको दे रहा हूँ। केमिकल इक्वेशन भी आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि बेटा जी यीस्ट कौन? बोलो भाई, यीस्ट। ये सारी की सारी बात मैंने आपको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख दी है। ठीक हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम यीस्ट है, कन्वर्ट्स बदल देता है ग्लूकोज को टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2, और ये C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। यीस्ट इसे खाता है और क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, एंड अल्कोहल C2H5OH, ये उसका फार्मूला है। समझ आया नहीं है? ये अल्कोहल की दो चीजें बनाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस है। ये क्या है? अब ये क्या करती है? ये आटे के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? आटा फूल जाता है और नरम हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप्स आउट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज होती है आउट ऑफ द डो, किससे? उस गूंदे हुए आटे से, एंड कॉजेस, और सबब बन जाती है किसका? द डो टू राइज एंड सॉफ्टन, कि जो आटा है वो क्या हो जाए? वो फूल भी जाए और नरम भी हो जाए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज की वजह से जो आटा है वो फूल भी जाता है और नरम भी हो जाता है। एंड दिस होल रिएक्शन, दिस इज शोन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये सारी बात जो मैंने आपको अंग्रेजी में बताई है उसको नीचे रिएक्शन की वजह से भी मैंने लिख के आपको दिखा दिया है। ठीक हो गया।
कि ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसे यीस्ट खाता है और क्या कर देता है, उसके बाद अल्कोहल बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आटे को फुला भी देती है और नरम भी कर देती है और आटे से खारिज हो जाती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, देखें, हाउ डज मॉस्किटो ट्रांसमिट डिजीज, किस तरह मॉस्किटो कहते हैं मच्छर को ट्रांसमिट मुंतकिल करता है डिजीज बीमारी को। तो एक मच्छर एक बीमारी को दूसरे इंसान में या एक बीमारी को कैसे मुंतकिल करता है, सुन रहे हो? तो जवाब ये है, व्हेन ए मॉस्किटो, जब एक मच्छर बाइट्स काटता है, सेक्स चूसता है ब्लड खून को, आप ए पेशेंट एक मरीज, देखो आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, ऐसा ही है ना, तो क्या जो डेंगू का मरीज है कहा जाता है कि उसको मच्छरदानी में लटा के रखो। उसकी वजह क्या होती है कि जब डेंगू के मरीज को मच्छर काटेगा तो उससे खून चूसेगा नहीं चूसेगा, उस खून के साथ डेंगू के जरासीम भी मच्छर के जिस्म में आ जाएंगे, उसके मुंह के साथ लग जाएंगे। समझ आया नहीं है? तो इट इज सच द ब्लड ऑफ द पेशेंट ऑफ मलेरिया और डेंगू। क्लियर हो गया? मलेरिया और डेंगू या डेंगू के जो पेशेंट है उसके खून को जब चूसता है तो उसके जर्म्स भी अपने अंदर ले जाता है। इट टेक्स, ये ले जाता है पैथोजेंस, बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को फ्रॉम द पेशेंट, किससे? पेशेंट से ले लेता है। व्हेन इट बाइट्स, अब देखो ये मरीज को काटा, अब जाके किसी सेहतमंद को भी काटेगा ना, तो व्हेन इट बाइट्स, जब ये काटता है हेल्दी पर्सन, एक सेहतमंद इंसान को, इट ट्रांसमिट्स, ये मुंतकिल कर देता है। वो जो जरासीम उसने उससे लिए थे ना खून के जरिए से, इसके मुंह में होता है, जैसे दूसरे सेहतमंद बंदे को काटता है तो वो जरासीम इसके लुआब के जरिए से ट्रांसमिट हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, ठीक है, किसको? उस दूसरे सेहतमंद इंसान को, तो वो बीमार हो जाता है। सुन रहे हो? तो ये ट्रांसमिट्स, ये मुंतकिल कर देता है दोज पैथोजेंस, उन बीमारी फैलाने वाले जरासीमों को, या उस हेल्दी मर्द या औरत में प्रॉब्लम किसी को। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, अब ये बेटा इनका जवाब आपने खुद बनाना है। ये तीसरा आपका जो क्वेश्चन है कि द सॉइल ऑफ फॉरेस्ट इन ए हॉट क्लाइमेट इज ऑलवेज हॉट एंड मॉइस्ट। ये क्या कह रहे हैं? वो मिट्टी जो जंगल में होती है, कौन से जंगल में? इन ए हॉट क्लाइमेट, ऐसा जंगल जो किसी गर्म इलाके में हो, किसमें हो? गर्म आबो हवा में। इज ऑलवेज हॉट, वो मिट्टी क्या होती है? गर्म होती है, और मॉइस्ट और नमदार होती है। वेयर एज, जबकि द सॉइल ऑफ द फॉरेस्ट, मिट्टी जो जंगलात में होती है, इन ए कूल्ड क्लाइमेट, एक ठंडे आबो हवा वाले इलाके में, इस कूल्ड, वो मिट्टी ठंडी भी होती है, एंड ड्राई और खुश्क होती है, उसमें नमी नहीं होती। आउट ऑफ दीज टू एरियाज वेयर द डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉलन लीव्स, देखो दरख्तों के पत्ते गिरते हैं नहीं गिरते? हाँ, तो कहते हैं आउट ऑफ दीज टू एरियाज, इन दो इलाकों में से, वेयर कहाँ? द डिकम्पोजिशन, जो गलने सड़ने का अमल है, ऑफ द फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्तों के, विल टेक प्लेस फास्टर, वो बहुत जल्द होगा। देखो जो दरख्तों से पत्ते नीचे गिरते हैं वो गल सड़ के दोबारा मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसा ही है ना? तो पूछा ये जा रहा है कि गर्म इलाकों में पत्ते जल्दी गल जाते हैं या सर्द इलाकों में? एक्सप्लेन, इसका इस जवाब की आपने क्या करनी है? एक्सप्लेनेशन देनी है, वजाहत देनी है। आबे शफी, क्या ख्याल है, पत्ते कहाँ पे जल्दी गलेंगे? गर्म क्लाइमेट के फॉरेस्ट में या कूल्ड या ठंडी क्लाइमेट वाले फॉरेस्ट के अंदर? ठंडे में। अच्छा ये बताओ, खाना बाहर पड़ा हुआ हो तो जल्दी खराब होता है या फ्रीजर में पड़ा हो तो खराब होता है? फिर आप देखो ना, गर्मी में पड़ा हुआ खाना खराब हो, क्यों? मैंने आपको बेटा इस चैप्टर में समझाया है कि डीकम्पोजिशन का अमल याद रखना हाई टेम्परेचर पे और ज्यादा मॉइस्ट पे जल्दी होता है। नमी ज्यादा होगी, डीकम्पोजिशन गलने सड़ने का अमल क्या होगा? ज्यादा होगा। और गर्मी ज्यादा होगी तो फिर भी गलने सड़ने का अमल क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं बात समझ आई? टेम्परेचर ज्यादा हो, नमी ज्यादा हो तो गलने सड़ने का अमल बहुत तेजी के साथ होता है। ठंडे इलाके में क्योंकि ठंड होती है, टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, लिहाजा डीकम्पोजिशन इतनी फास्टर नहीं होती, क्योंकि डीकम्पोजिशन हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होती है। समझ आया? तो जवाब क्या है जी इसका? द डीकम्पोजिशन, जो गलने सड़ने का अमल है, ऑफ का फॉलन, गिरे हुए लीव्स, पत्तों का, विल टेक प्लेस, वो रूनमा होगा, फास्टर, बहुत तेज, इन हॉट क्लाइमेट फॉरेस्ट, गर्म आबो हवा वाले जंगल में। ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैटर डिकेस,
मादा गलता सड़ता है या मैटर डीकम्पोजेस फास्टर, मादा जल्दी या मैटर जल्दी गलता सड़ता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गलने सड़ने का अमल भी तेज होगा एज कंपेयर टू द कूल्ड क्लाइमेट, ठंडे टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन ज्यादा फास्टर नहीं होती। समझ आ गया? तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद बेटा ये एक सवाल था और अब है जी इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पहला सवाल आपको दिया गया वो ये है कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। किसी बंदे ने कहा ना कि सारे के सारे खूरदबीनी जानदार नुकसानदेह होते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। क्या ये बात ठीक है? सारे के सारे तो नुकसानदेह नहीं होते ना, योगर्ट भी बनता है, चीज भी बनती है नहीं बनती? तो प्रूव दिस आइडिया, साबित कीजिए इस ख्याल को एज इनकरेक्ट कि ये गलत बात है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल, ये नुकसानदेह नहीं होते, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसानदेह नहीं होते। एंड दिस इज शोन बाय द फॉलोइंग यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये बात जो है इसको जाहिर किया जा रहा है बाय द फॉलोइंग यूजेस, दरजिजार इस्तेमालात के जरिए से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। पहले का यीस्ट आर यूज्ड टू मेक द ब्रेड एंड चीज, यीस्ट इस्तेमाल होता है क्या बनाने के लिए? ब्रेड और चीज, ठीक है। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग द योगर्ट, बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है क्या करने में? योगर्ट तैयार करने में, दही तैयार करने में। तो ये बात हमने गलत साबित कर दी है, फायदे भी तो हो रहे नहीं हो रहे। और बैक्टीरिया हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये खुराक के निजाम में भी हमारी मदद करते हैं। मैनी पीपल यूज एंटी बैक्टीरियल सोप, ये दूसरा सवाल है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, दूसरा सवाल है। तो मैनी पीपल यूज एंटी बैक्टीरियल सोप टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन देयर हैंड्स, बहुत सारे लोग, मैनी का मतलब बहुत सारे, पीपल का मतलब लोग, यूज इस्तेमाल करते हैं एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया कुश, बैक्टीरिया को मारने वाले, सोप का मतलब साबुन, ठीक है, टू किल मारने के लिए, द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को प्रेजेंट जो मौजूद होते हैं ऑन दियर हैंड, जो उनके हाथों पर। हाउएवर वेलकम ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ सोप, ड्यू टू की वजह से, एक्सेसिव बहुत ज्यादा, यूज इस्तेमाल, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से आप सोप साबुन के, द चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, द चांस, जो चांस का मतलब क्या होता है? चांस का मतलब क्या होता है? मौका। ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, वबा लग जाने का, इंक्रीजेस बढ़ जाता है, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, बजाय इसके वो कम हो जाए। जो लोग हाथ ज्यादा धोते हैं एंटीबैक्टीरियल सोप से, उनको इन्फेक्शन लगने का खतरा भी क्या होता है? ज्यादा होता है। वाई, ऐसा क्यों है? वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो लोग एंटीबैक्टीरियल सोप से हाथ ज्यादा धोते हैं, हालांकि हम भी सोचते हैं हाथ ज्यादा धोएंगे तो जरासीम नहीं लगेंगे, लेकिन रिसर्च ये शो कर रही है, सर्ची से ये पता चला कि जनाब अली ऐसा नहीं है। एंटीबैक्टीरियल सोप के ज्यादा इस्तेमाल से, ज्यादा दफा हाथ धोने से क्या होता है? बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है, ये बात कही गई है। अब सवाल ये पूछा गया व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है, मोस्ट बैक्टीरिया एक्चुअली हेल्प ह्यूमंस, सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते। मोस्ट, ज्यादातर बैक्टीरिया एक्चुअली हकीकत में हेल्प, मदद करते हैं ह्यूमंस, इंसानों की। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या करते हैं? इंसानों की मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, हमारी खुराक की नाली में मौजूद बैक्टीरिया हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं टू डाइजेस्ट फूड, खुराक को हजम करने में, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होंगे ना, द गुड, अच्छे बैक्टीरिया दैट नेचुरली, जो कुदरती तौर पर लिव रहते हैं ऑन, पर, एंड इनसाइड, और अंदर, अवर बॉडीज, हमारे जिस्म के, हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं, स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने में, बाय कीपिंग द नंबर ऑफ बैड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, बाय कीपिंग, फिर सुन लो,
बाय कीपिंग रख कर द नंबर ऑफ बैड, कौन सी, बुरे, डिजीज कॉजिंग, बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया की तादाद को रख कर, सुन रहे हो, अंडर कंट्रोल, काबू में, कहां पे रखकर, काबू में रखकर। देखो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बुरे बैक्टीरिया को मार देते हैं, बुरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है। हमारे हाथों पे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी स्किन को सेहतमंद रखते हैं। अब हमने हाथ क्या कर लिए, ज्यादा धो लिए, तो यार याद रखना एंटी बैक्टीरियल सोप अच्छे बैक्टीरिया को भी मारता है, बुरे को तो मारता ही मारता है, अच्छे को भी। जब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, बैड बैक्टीरिया के लिए अटैक करना आसान हो जाएगा, अटैक करना, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। सुन रहे हो ना। तो व्हेन यू यूज और वी यूज एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल, जब हम इस्तेमाल करते हैं एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल, दोनों का मतलब सेम है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, धोने वाली अशिया को, गुड बैक्टीरिया आर आल्सो किल्ड, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। दिस कुड बी हार्मफुल, ये नुकसानदेह हो सकता है, द रेशियो ऑफ गुड टू बैड बैक्टीरिया, अगर जो निस्बत है अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के दरमियान में, जो उनकी तादाद के दरमियान में एक निस्बत है, इस डिस्टर्ब्ड, वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, वो क्या हो जाए, उसमें खलल आ जाए। एंड बैड बैक्टीरिया और जो बुरे बैक्टीरिया हैं गेट द अपर हैंड, फिर उनका कंट्रोल आ जाता है, फिर उनकी हुकूमत आ जाती है, फिर वो बीमारियां पैदा करते हैं। सुन रहे नहीं सुन रहे? सो बेटा ये मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। किसका जवाब दे दिया? ये जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के 2 सवाल थे उन दोनों के जवाब आपको दे दिए। बेटा एक प्रोजेक्ट है छोटा सा, आप घर में भी कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर ऑन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द यीस्ट, ये आपको ये बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार का इखराज है चीनी की मिकदार के साथ, उसका क्या ताल्लुक है, चीनी, शुगर। द इफेक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर का, शुगर की क्वांटिटी का, मिकदार का क्या असर है ऑन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज के साथ फ्रॉम द यीस्ट से। तो ये मटेरियल्स आपको चाहिए, टीस्पून चाहिए, रबर बैंड चाहिए, बैलून चाहिए, 4 ट्रांसपेरेंट बोतल्स चाहिए, ये नीचे आपको बोतल्स दिख रही होगी, ये देखें 3 बोतलें चाहिए आपको, समझ आ गया। मार्कर चाहिए, यीस्ट चाहिए, शुगर चाहिए और वार्म वाटर चाहिए। करना क्या जनाब, आपने टेक 4 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल्स एंड लेबल देम 1 2 3 4, जैसे नीचे लेबल किए हुए देख रहे हो, लेबलिंग कर लेनी है आपने। ठीक हो गया, बोलते क्यों नहीं है। एड ए टीस्पून ऑफ यीस्ट इन ईच बोतल, हर बोतल के अंदर यीस्ट का 1 चमचा डाल देना, चारों बोतलों में, समझ आ गया नहीं आ गया। एंड ऐड शुगर इन ईच बोतल, हर बोतल में शुगर डालें एज पर गिवन इन टेबल, जैसे कि टेबल में दिखाया गया। डू नॉट ऐड शुगर इन द फर्स्ट बोतल, पहली बोतल में शुगर नहीं डालनी। तो जो पहली बोतल है, नंबर 1 बोतल है, उसमें शुगर का 0 चम्मच, मतलब कुछ नहीं डालना। दूसरी में 1 चमचा, तीसरी में 2 चमचे और चौथी में 3 चम्मच डाल देना। ठीक है। पोर हाफ कप ऑफ द हॉट वाटर, आधा कप जो है गर्म पानी का डाल दीजिए इन ईच बोतल, हर बोतल में। इमीडिएटली फौरन पुट ए बैलून, एक बैलून जो है वो लगा दीजिए एट द माउथ ऑफ द ईच बोतल, हर बोतल के मुंह पर, एंड बाइंड इट स्ट्रांगली, और उसको बांध दीजिए मजबूती के साथ, द रबर बैंड के साथ। शेक ईच बोतल, हर बोतल को हिलाइए स्ट्रांगली, जोरदार अंदाज में, टू मिक्स करने के लिए इट्स कंटेंट्स कंप्लीटली, उसके अज्जा को मुकम्मल तौर पर। लीव ऑल द बोतल्स, तमाम बोतलों को छोड़ दीजिए इन दिस कंडीशन, इस हालत में अबाउट 20 मिनट्स। देन ऑब्जर्व, और फिर देखिए, फिर मुशाहिदा कीजिए, विच बैलून, कौन सा बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड द मोस्ट, कौन सा बैलून ज्यादा फूलेगा। तो ये सबसे ज्यादा फूला ना, जिसमें 3 चम्मच डाली है चीनी। इन विच बोतल, किस बोतल में मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, इसमें ही प्रोड्यूस हुई है ना। 3 चम्मच डाले थे ना, तो यीस्ट ने, चीनी ज्यादा होगी तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और इसमें चीनी कम थी तो इसमें कम प्रोड्यूस हुई है, इसमें उससे कम थी, इसमें उससे कम पैदा हुई, उसमें नहीं थी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी पैदा नहीं हुई। प्रॉब्लम किसी को। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो आप घर में कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आज हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।